अरबों रुपए की लूट। इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में आज आपको उस दौर में लेकर जाएंगे जब ब्रिटेन ने इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। लेकिन उससे पहले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ चल रहे एजेंडे की बात करते हैं। जी हां, जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही ब्रिटेन में एक खास वर्ग के लोग उनके विरोधी और ब्रिटिश मीडिया ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। ऋषि सुनक के खिलाफ एक तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के किंग से भी अमीर हैं। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और उसके बाद जिस तरह से बयान दिए हैं, जिस तरह से अपनी हिंदू पहचान पर गर्व जाहिर किया है, क्या उससे ब्रिटेन का कथित व्हाइट पीपल सुपीरियर की मानसिकता को चोट पहुंच रही है? रिपोर्ट आप देखिए। क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स से भी अमीर है? क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के अब तक के सबसे अमीर प्रधानमंत्री? क्यों हिंदू ऋषि को टारगेट किया जा रहा है? Thank you, Mr. Speaker, and may I welcome the Prime Minister. The first British Asian Prime Minister is a significant moment in our national story. And it's a reminder that for all the challenges we face as a country, Britain is a place where people of all races and all beliefs can fulfill their dreams. That's not true in every country, and many didn't think that they would live to see the day when it would be true here. It's part of what makes us all so proud to be British. Was his Home Secretary right to resign last week for a breach of security? पहले यह समझना होगा कि इतिहास ने कैसे करवट ली है। ये दो तस्वीरें बता रही है कि वक्त कैसे बदल जाता है। पहली तस्वीर हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत के वक्त की है, जिसमें लिखा है हिंदुस्तानी और डॉग का आना मना है। दूसरी तस्वीर जिसमें उनके साथ लेब्राडोर रिट्रीवर अब हिंदू ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में और उनके साथ उनका डॉगी भी। अब बात उस सवाल की जिसकी चर्चा इंग्लैंड से लेकर पूरे यूरोप में जबरदस्त हो रही है। जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तब से उनको इंग्लिश मीडिया टारगेट कर रही है। उनकी इनकम को किंग चार्ल्स की दौलत से कंपेयर किया जा रहा है। ये है ब्रिटेन की सांसद नादिया वेहटोम, लेबर पार्टी की सदस्य हैं, जिन्होंने ऋषि की नेटवर्क यानी दौलत का एजेंडा बनाना शुरू किया। नादिया के मुताबिक ऋषि और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 73 करोड़ पाउंड है और किंग चार्ल्स की संपत्ति 35 करोड़ पाउंड है। सुनकर देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ब्रिटेन के राजा से ज्यादा वहां के पीएम ऋषि सुनक के पास संपत्ति है। जैसे ब्रिटेन की हालत खराब है, क्या ब्रिटिश राजघराना की हालत भी नाजुक है? तो ऐसा नहीं है। किंग चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट कैमिला की कुल संपत्ति 300 से 350 मिलियन पाउंड है। किंग चार्ल्स की आय का मुख्य स्रोत क्राउन स्टेट, डची ऑफ लैंकेस्टर और डची ऑफ कार्नवाल है। लेकिन अगर क्राउन स्टेट की बात करें, क्राउन स्टेट यानी ब्रिटिश हुकूमत की संपत्ति, जो ऋषि सुनक से कई गुना ज्यादा है। लेकिन सेलेक्टेड तरीके से आंकड़ों को निकालकर ऋषि सुनक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन में कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है। एक हिंदू जिसका परिवार उस भारत से आया जहां कभी अंग्रेजों का राज था, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए ब्रिटेन को अपने इतिहास को एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। उस इतिहास को जिसको ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन के राजघराना अपने नागरिकों को नहीं बताता है। साल 1600 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। साल 1608 में पहला ब्रिटिश जहाज सूरत आया। 1613 में सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगी। ब्रिटिश लोगों ने पहली बार भव्य भारत को देखा। इसके बाद वो प्लान बना जिसने सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान को बर्बादी की आग में झोंक दिया। जब अंग्रेज भारत आए तब इंग्लैंड की जीडीपी 84,633 करोड़ रुपए थी। साल 1700 के दौरान हिंदुस्तान की जीडीपी 7.45 लाख करोड़ रुपए की थी। ये आंकड़े आज के हिसाब से निकाले गए हैं। दुनिया में ब्रिटेन की जीडीपी का हिस्सा 2% था, जबकि भारत की जीडीपी का हिस्सा 25% था। सीधे शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान विश्वगुरु था। दुनिया को कपड़े से लेकर खाने तक के लिए हिंदुस्तान की जरूरत थी। सेंट्रल एशिया से यूरोप तक हर कोई भारत पर निर्भर था, अगर आज के हिसाब से व्यापार की कीमत लगाया जाए। 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड भारत से 50 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता था। यह व्यापार चांदी के सिक्कों में होता था।
पूरे यूरोप से ज्यादा भारत की आर्थिक ताकत थी। इसी ताकत को हथियाने के लिए अंग्रेज भारत की तरफ खींचे चले आए। उनका एक ही मकसद था, भारत को लूटना। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर हुकूमत की और इन 200 सालों में हर साल भारत से लूट का माल ब्रिटेन भेजा जाता रहा। There was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms. And a very calculated math ended up put a number of $45 trillion at today's value. So that should give you a sense of really what happened in those 200 years. अंग्रेजों ने 200 साल के राज के दौरान भारत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। उस दौर में ब्रिटेन का इतिहास बहुत काला है। अभी तो आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे ब्रिटेन ने किस तरह से लूटा, ये कहानी भी आपको जाननी चाहिए। आपको इतिहास के उस दौर के बारे में फिर से जानना चाहिए कि कैसे एक कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई और देखते ही देखते पूरे भारत की मालिक बन बैठी। 200 साल की हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन लूटे थे। ये रकम इतनी ज्यादा है कि गिनने में लोग कंफ्यूज हो जाएं। $45 ट्रिलियन यानी 16 अंकों की संख्या 319297500000000, जबकि आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कुल $3.186 ट्रिलियन की है। सोने की चिड़िया भारत को अंग्रेजों ने कैसे लूटा, इसकी दूसरी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के लिए हुई थी, उसी कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया था। $45 ट्रिलियन के लूट के काले इतिहास की शुरुआत होती है साल 1608 से, जब सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री बनी थी। 1600 में मुगलों का शासन था, जहांगीर बादशाह था। 1615 में अंग्रेज राजदूत टॉमस रो जहांगीर के पास आया। जहांगीर ने टॉमस रो को व्यापार के लिए कई तरह की छूट दी। टॉमस रो ने जहांगीर को कई लुभावने वादे भी किए थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार होने लगा। यह इतिहास का वो दौर था जब भारत में फ्रांसीसी और पुर्तगाली भी व्यापार के लिए आ रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लान अलग ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंदरगाहों पर कब्जा किया। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कोची जैसे पोर्ट पर ब्रिटिश जहाज आने लगे। मसालों, रेशम, कपास, चाय, अफीम का व्यापार होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापार बढ़ा ही रही थी। उस समय भारत कई रियासतों में बटा था। मुगलों और मराठों में संघर्ष चल रहा था। लगभग 150 साल व्यापार करने के बाद अंग्रेजों ने भारत की इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ताकतवर हो चुकी थी और फिर आया साल 1757, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। 1757 में बंगाल में युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया था। युद्ध के बाद पूरे बंगाल को लूटकर 100 जहाज सामान कलकत्ता हेडक्वार्टर भेजा गया। जब कलकत्ता का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, तो उस समय भारत की आर्थिक ताकत पूरे यूरोप से ज्यादा थी और भारत की इसी दौलत को लूटने का सिलसिला प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1700 में ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 24% था, जबकि पूरे यूरोप का शेयर ग्लोबल जीडीपी में 23% था। प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा, तो वो इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी था। अत्याचार और आतंक के दम पर लूट मचाने वाले अंग्रेजों ने सिर्फ कलकत्ता से कितना माल लूटा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अंग्रेजों का भारत पर जुल्म और लूट की असली कहानी अभी बाकी है। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगले 100 सालों में भारत की कई रियासतों पर कब्जा किया। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई। राजस्थान, पंजाब, गुजरात के कुछ इलाके आजाद थे। हैदराबाद, मैसूर और केरल भी स्वतंत्र थे। 1857 तक भारत के 63% इलाके पर कंपनी का कब्जा था। भारत की 78% आबादी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। पूरे हिंदुस्तान की कमान ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, यानी पूरा हिंदुस्तान ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा या कॉलोनी बन गया। इसके बाद भारत की दौलत को लूटकर इंग्लैंड भेजी जाने लगी और लूट के नए नए तरीके अपनाए जाने लगे। 1847 में अंग्रेजों ने टैक्स एंड बाई सिस्टम लागू किया। भारत से व्यापार के लिए खास काउंसिल बिल का प्रयोग अनिवार्य घोषित कर दिया गया। काउंसिल बिल सिर्फ ब्रिटिश क्राउन से मिलता था।
लंदन में सोने चांदी के बदले काउंसिल बिल मिलता था। भारत के व्यापारियों को इसके बदले रुपए में भुगतान होता था, यानी काउंसिल बिल के लिए सोना चांदी के बदले रुपए मिलते थे। अंग्रेज भारत में रेलगाड़ी लेकर आए थे और इसे लेकर आज भी ब्रिटेन गर्व महसूस करता है। लेकिन ये रेलगाड़ी भारतीयों के लिए नहीं बल्कि लूट का माल भारत से ब्रिटेन ले जाने के लिए लाई गई थी। 1854 से 1924 तक 14,400 ट्रेन के डिब्बे भारत लाए गए। उस समय भारतीयों को ट्रेन में बैठना भी मना था। ट्रेन का संचालन, उसका स्टाफ और यात्री सब अंग्रेज थे। इन्हीं ट्रेनों से पूरे भारत का माल बंदरगाहों तक ले जाया जाता था। बंदरगाहों से भारत का सामान ब्रिटेन भेजा जाता था। 200 साल के दौरान अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया भारत का घोंसला उजाड़ दिया और इसके आंकड़े अंग्रेजों के प्रत्याशा दर 22 साल थी। 1900 में प्रति व्यक्ति खाने की सालाना खपत 200 किलोग्राम थी, जो 1946 तक गिरकर 137 किलोग्राम हो गई थी। यानी ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारत के आम लोगों को ना खाना मिलता था, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े मिलते थे। 43 ट्रिलियन डॉलर ये वो रकम थी जो अगर अंग्रेज नहीं लूटते तो आज भारत दुनिया का सुपर पावर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।